नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोग पद्य शिक्षण की विधियों के अंतर्गत हर्बर्ट उपागम से परिचित होंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने पिछले वीडियो में ही विभिन्न प्रकार की पद्य शिक्षण की विधियों को पढ़ लिया था, परंपरागत विधि, दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, गीत नाट्य विधि तथा व्याख्या विधि को आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। हमें पूरी उम्मीद है कि वो उसमें आप लोगों को मज़ा आया होगा। और यदि आप लोगों ने उन विधियों को अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। तथा आज के वीडियो में हम लोग हर्बर्ट उपागम के विषय में पढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही रोचक ढंग से हम प्रस्तुत करेंगे इस विधि को, हर्बर्ट उपागम। तो हर्बर्ट उपागम के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आते हैं अथवा उसमें क्या क्या सोपान होते हैं, उसमें आने वाले प्रश्नों की भाषा कैसी हो सकती है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। यद्यपि बहुत बार होता है कि परीक्षा में प्रश्न तो वही आते हैं लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आपको दिक्कत होती है, आप प्रश्न को समझ ही नहीं पाते हैं, बल्कि उनकी सिर्फ भाषा बदली हुई होती है। तो वहाँ पर आवश्यकता होती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर करें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो, यद्यपि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बिना इधर उधर की कोई बात किए हम सीधे टॉपिक पर आएँ और आपका कम से कम समय लेते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा और पूरा जो ज़रूरी है सिर्फ वही कंटेंट हम आपको अवेलेबल कराएं। तो आइए शुरू करते हैं हर्बर्ट की पंचपदी विधि। जैसा कि आप लोगों को इसमें देखने को मिल रहा होगा कि हर्बर्ट, सबसे पहला नाम आपके सामने आ रहा है हर्बर्ट। तो हर्बर्ट जी जर्मनी के थे, इनके बारे में जान लीजिए। यद्यपि जहाँ कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो हर्बर्ट जी जर्मनी के एक शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने पंचपदी विधि दी थी। यहाँ पर पंचपद से मतलब पंच सिद्धांत से मतलब नहीं है, 5 पद हैं, 5 स्टेप, जिसे सोपान भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को उम्मीद है कि आउटलुक मिल रहा होगा कि इसमें क्या होने वाला है। इसमें जो है 5 सोपान हैं, उन सोपानों के विषय में हम लोग अभी पढ़ते हैं। देखिए, हर्बर्ट जी ने शुरू में 4 सोपान ही दिए थे। इसमें से भी प्रश्न आता है कि शुरू में हर्बर्ट जी ने क्या क्या सोपान दिए थे और उन सोपानों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो उन सोपानों के नाम हैं स्पष्टता, सबसे पहला सोपान था स्पष्टता, उसके बाद संबद्धता, व्यवस्था एवं विधि। यद्यपि प्रारंभ में हर्बर्ट जी ने स्पष्टता का सिद्धांत, संबद्धता का सिद्धांत, व्यवस्था अथवा सामान्यीकरण का सिद्धांत और विधि का सिद्धांत दिया था, विधि अथवा अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया था, परंतु वो सिद्धांत मान्य नहीं हुए। यद्यपि आज भी इनके जो 5 पद हैं, 5 सोपान हैं, उन पर आधारित पाठ्य योजना तैयार की जाती है। और यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि 1960 तक अपने यहाँ भारत में इन्हीं के जो 5 पद हैं, इन्हीं पर आधारित पाठ्य योजना तैयार की जाती थी। परंतु अब 1960 के बाद से लगभग 1962 से एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा और अच्छा एलेबरेट करके डेवलप किया है अपने हिसाब से। तो अब उस पर आधारित प्रश्न तैयार किए जाते हैं। हर्बर्ट की जो पंचपदी विधि है वो साइकोलॉजी में भी आती है, अर्थात आपका जो मनोविज्ञान है उसमें भी प्रश्न, शुरू के जो 30 प्रश्न होते हैं उसमें भी आ सकता है हर्बर्ट विधि, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। आपका लैंग्वेज पेडागोजी चाहे जो हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत कोई भी हो, अथवा आपकी जो कोई भी लैंग्वेज, आपकी जो कोई भाषा सब्जेक्ट है, चाहे आप सोशल साइंस से हों चाहे साइंस ग्रुप से हों, मतलब मैथ हो या आपका साइंस हो, कोई भी हो, उसमें भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रश्न भी आते हैं। तो आवश्यकता है कि इसे पहले इसका मूल समझिए, उसको उस विषय के अनुरूप ढाल दिया जाता है, विषय के अनुरूप प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि ये पाठ्य योजना का ही आधार है, तो इसे कहीं भी लागू किया जाता है।
आइए देखते हैं क्या क्या हैं इसमें विधियां, क्या क्या हैं इसमें पद। तो शुरू में हर्बर्ट जी ने 4 पद दिए थे: स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था एवं विधि। फिर बाद में जब उपयोग महसूस हुआ, मतलब कि इन्हीं के आधार पर जो है शिलर एवं रेनो जी ने, रेन है, रेनो नहीं यहाँ पर, तो हर्बर्ट के जो शिष्य थे इन्होंने प्रथम सोपान स्पष्टता को प्रस्तावना एवं विषयोपस्थापन 2 भाग में विभक्त कर दिया। तो पहला जो स्पष्टता जो पद था उसके 2 हो गए, प्रस्तावना और विषयोपस्थापन। तो इसको इससे आप रिलेट करके याद रखिएगा कि स्पष्टता जो पद था उसको किन 2 भागों में विभक्त किया गया या उनके नाम क्या हैं। संबद्धता को का नाम बदल करके तुलना कर दिया गया है, व्यवस्था को सामान्यीकरण कह दिया गया है और विधि को प्रयोग कह दिया गया है। हमने यहाँ ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि आपको याद करने में आसानी हो। यद्यपि अभी यहाँ पर जानने की आवश्यकता है कि स्पष्टता का सिद्धांत, संबद्धता का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत तथा विधि का सिद्धांत जो हर्बर्ट जी ने दिया था उसको, उन 4 सिद्धांतों को परिवर्तित करके उन्हीं 4 सिद्धांतों के आधार पर उनके 3 शिष्य थे, जीलर, रायन तथा स्पेंसर। तो इन 3 शिष्यों ने उसके आधार पर ये 5 पद दिए थे। अब 5 पद में समझने की आवश्यकता है 5 पद कैसे उन्होंने दिए। तो जो स्पष्टता का सिद्धांत था उसको परिवर्तित किया जीलर और रायन जी ने, दोनों ने मिल करके उसको नाम बदला प्रस्तावना। और दूसरा जो पद रखा गया था उसको अकेले जीलर ने उद्देश्य कथन कहा। तो उम्मीद है यहाँ पर समझ पा रहे होंगे आप। जीलर रायन ने मिलकर प्रस्तावना और जीलर ने अकेले उद्देश्य कथन किया। तो ये था स्पष्टता का सिद्धांत। संबद्धता का सिद्धांत जो था उसको स्पेंसर जो थे, हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर आप कंफ्यूज मत होइएगा, J.F. हर्बर्ट जो हैं ये आपके हर्बर्ट उपागम के प्रतिपादक हैं अर्थात गुरुजी हैं। और जो ये स्पेंसर हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, इनका पूरा नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ये शिष्य हैं, इन्होंने प्रस्तुतिकरण को दिया। इसके बाद व्यवस्था का सिद्धांत को भी इन्होंने ही परिवर्तित करके व्यवस्था अथवा पुनरावलोकन पद का नाम दिया और विधि को जो है इन्होंने प्रयोग कहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जानने की आवश्यकता है, ये प्रश्न आता है 3 शिष्यों के जो नाम हैं जीलर, रायन तथा हर्बर्ट स्पेंसर, इनका नाम आप याद रखिए। तथा कभी कभार जो है इसमें से ये पूछ लेता है कि उद्देश्य कथन पद अथवा प्रस्तावना कथन जो पद है उसको किसने प्रतिपादित किया, इसलिए आप इसको एक क्रम से याद कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए ट्रिक ये है, जीलर, रायन, जीलर, तो ये हुआ 3 में आप याद कर लीजिए और फिर अंतिम के 3 तो स्पेंसर ही हैं। तो इस प्रकार से आप इसका नाम याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समस्या हो रही होगी कि स्पष्टता का सिद्धांत क्या है, संबद्धता, व्यवस्था और विधि का सिद्धांत क्या है। इन्हें पहले समझ लेते हैं तो हमें जो है समझने में आसानी होगी कि हर्बर्ट उपागम कहना क्या चाहता है। यद्यपि ये चारों जो सिद्धांत हैं ये चारों सिद्धांत स्वीकार नहीं किए गए थे, परंतु इन्हीं का विकसित रूप ये हमें पद के रूप में मिलते हैं, इनके जो शिष्यों ने किया। तो मुख्य हमें आधार समझने की आवश्यकता है। स्पष्टता का जो सिद्धांत हो ये कहना चाहता है कि जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, अर्थात हमें पढ़ाना क्या है। कोई भी पाठ्य योजना तैयार करने के पहले विषय वस्तु को स्पष्ट कर देना चाहिए। इसी प्रकार से शिक्षक स्पष्ट हो तथा बालकों के बीच जब वो उस विषय को उपस्थित करने जाए तो वहाँ पर वो उसकी स्पष्टता रहे। तो इस प्रकार के स्पष्टता का सिद्धांत मतलब कि एक निश्चितता हो कि उसे पढ़ाना क्या है। इसी कारण से स्पष्टता के सिद्धांत पर आधारित हैं प्रस्तावना और उद्देश्य कथन, जिसको आप प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत लिखे होंगे आपने कि प्रस्तावना मतलब कि हमें विषय वस्तु को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, हमें बालकों से कैसे रैपर्ट बनाना है, अर्थात उनसे कैसे संवाद स्थापित करना है, शुरुआत में बातचीत कैसे करनी है, ताकि उनको ये ना लगे कि ये टीचर है, उनको ये लगे कि हमारे साथ खेलने आया है और विषय वस्तु बहुत ही रोचक होने वाला है। तो स्पष्टता का सिद्धांत से आधारित जो ये प्रस्तावना बनाई गई है, तो प्रस्तावना कौशल का आधार होता है कि विषय वस्तु को कितने रोचक ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाए। ये होता है प्रस्तावना। प्रस्तुत करने का मतलब ये है कि शुरुआत कैसे की जाए कि
वहाँ पर बालक मतलब उनकी रुचि जागृत हो जाए पढ़ने के लिए, वो तैयार हो जाए पढ़ने के लिए कि वाह अब मज़ा आने वाला है। तो ये प्रस्तावना कौशल होता है। उद्देश्य कथन उसी से ही संबंधित है। जैसे ही आप प्रस्तावना कौशल से संबंधित प्रश्न करते हैं, उसमें 5 या 6 प्रश्न रखे जाते हैं, मैक्सिमम आप 6 प्रश्न रख सकते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न आता है। और ये भी आप ध्यान रखिए कि आप जब प्रस्तावना प्रश्न करते हैं तो उसमें यस और नो वाले क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। यद्यपि एक का अलाउ है, एक से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। और उसमें एक और नियम है कि अंतिम प्रश्न जो होगा वो प्रॉब्लमेटिक होगा, अर्थात उसमें आप समस्या उत्पन्न कर देंगे। अर्थात ये है कि बालक के अंदर आप जागरूक मतलब उसे आप उसके अंदर उत्सुकता जगा दें, क्योंकि जब वो जवाब नहीं दे पाएगा तो उत्सुक हो जाएगा कि हाँ इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो ये हुआ प्रस्तावना और उद्देश्य कथन। हाँ, आप मुझे उम्मीद है आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। स्पष्टता का सिद्धांत ये हुआ। और संबद्धता के सिद्धांत पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। संबद्ध मतलब ये है कि विषय वस्तु जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो संबद्ध है कि नहीं, उससे रिलेटेड है कि नहीं, उससे कहीं अलग तो नहीं है। तो प्रस्तुतिकरण उसी चीज़ का किया जाएगा जिसको आपने प्रस्तावना कौशल में बताया है। और इसे प्रस्तुतिकरण को ही यहाँ पर आप नाम अवश्य याद रखिएगा, प्रस्तुतिकरण को ही विषयोपस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषयोपस्थापन। तो विषयोपस्थापन का मतलब विषय को उपस्थापन करना, मतलब विषय को सामने प्रस्तुत करना, रखना। तो प्रस्तुतिकरण हो जाएगा विषयोपस्थापन। अगला जो सिद्धांत है वो व्यवस्था का सिद्धांत। इसमें चीज़ों को अरेंज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, अर्थात उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। तो ये व्यवस्था का सिद्धांत होगा। व्यवस्था को ही सामान्यीकरण कहते हैं। अर्थात जैसा कि आप लोगों ने पियाजे के सिद्धांत में पढ़ा होगा, इसमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एसिमिलेशन और एडेप्टेशन। मतलब आत्मसातीकरण और एडेप्टेशन का मतलब होगा कि संतुलन बनाना। तो 2 चीज़ें होती हैं। तो बालक ने जब आपने प्रस्तुत किया, विषय को आपने रखा, तो वहाँ पर आपने एसिमिलेट किया, आपने मतलब ज्ञान को प्रस्तुत किया, बच्चे ने स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ व्यवस्था में उसका पुनरावलोकन किया जाता है, उसका सामान्यीकरण किया जाता है ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो व्यवस्था को हम सामान्यीकरण भी कहते हैं, यह आपको जानना जरूरी है। इसे विषयोपस्थापन बोलेंगे, इसे प्रस्तावना ही कहेंगे। तो इस प्रकार से अब अंतिम जो सिद्धांत है वो विधि का सिद्धांत है। विधि का सिद्धांत का मतलब प्रयोग का सिद्धांत है। आपने जो ज्ञान दिया है उसका आप प्रयोग कैसे करेंगे, उसे ही पुनर्मूल्यांकन, वो जो स्टेप आता है पुनर्मूल्यांकन का, रिकैप्चुलेट करता है शिक्षक। तो वहाँ पर उसका प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात जो आपने ज्ञान दिया है उसको आपने प्रयोग किया कि नहीं, उसे ही प्रयोग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 4 पद हैं, प्रस्तावना, विषयोपस्थापन, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। तो अब इनके देखिए नाम कैसे बदल गए हैं। शुरू में इनके नाम दिए गए थे ये प्रस्तावना को तो सबसे पहले इन्होंने स्पष्टता कहा था, स्पष्टता। तो स्पष्टता की ये 2 हुए, ये हुआ स्पष्टता हुआ। फिर दूसरा हुआ संबद्धता, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा सामान्यीकरण, चौथा। तो तीसरा उन्होंने नाम रखा था व्यवस्था, चौथा उन्होंने विधि नाम दिया था, अर्थात स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। अब उसके नाम जब परिवर्तित हो गए तो प्रस्तावना, विषयोपस्थापन, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से प्रस्तावना, विषयोपस्थापन को इन्होंने उद्देश्य कथन कहा। फिर तीसरा है प्रस्तुतिकरण तुलना से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद व्यवस्था या पुनरावलोकन जो है वो हो जाएगा आपका सामान्यीकरण। और फिर जो है अंतिम है प्रयोग। तो यहाँ पर भी ये प्रयोग ही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके मुख्य सिद्धांत समझ लिए होंगे और उससे संबद्ध किस प्रकार से पद आते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ के लिए आगाह करना चाहूँगा कि अगर मूल रूप से पूछता है कि मूल रूप से हर्बर्टी उपागम में 4 पद कौन से थे, तो आप लोगों को याद रखना होगा स्पष्टता पहला पद था, स्पष्टता, उसके बाद दूसरा संबद्धता, उसके बाद तीसरा आपका व्यवस्था और चौथा विधि। ये तो मूल पद थे। और वर्तमान में जो है प्रस्तावना, विषयोपस्थापन, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। और इससे प्रश्न क्या आते हैं, ये हमने जैसे आपको शुरू में बताया था
कि इससे संबंधित होगा कि प्रस्तावना जो पद दिया गया था मूल सिद्धांतों के आधार पर जो प्रस्तावना दिया गया था तो वो है जीलर राइन ने दिया था। जीलर और राइन दोनों ने, और उद्देश्य कथन को जीलर ने। इसी प्रकार से प्रस्तुतिकरण को स्पेंसर ने, व्यवस्था पुनरावलोकन को स्पेंसर ने, और प्रयोग को भी स्पेंसर ने। अब यहाँ पर आवश्यकता होती है कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सीलर एवं रेंजो था, तो वो उन्होंने स्पष्टता पद को जो है 2 पद में चेंज किया था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, मूल सिद्धांतों के आधार पर जो इन्होंने 3 शिष्यों ने जो काम किया है वो अलग है और वो अलग है। उम्मीद है आप इसको अलग कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से हर्बर्टी उपागम के बारे में उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि हर्बर्ट उपागम के आधार पर जो पाठ्य योजना में सोपान तैयार किए जाते हैं वो कैसे होते हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहले बताया आपको कि जो पहला पद था, पहला पद आप फिर से देख लीजिए, प्रस्तावना था। तो प्रस्तावना में सामान्य परिचय दिया जाता है। तो ये सामान्य परिचय है, इसमें उसको विद्यार्थी के सामने नहीं प्रस्तुत करना है, ये तो आप पाठ्य योजना में लिखते हैं, है ना। सामान्य परिचय, किस विद्यालय में पढ़ाएंगे, किस कक्षा को पढ़ाएंगे, आपका नाम क्या है, किस वर्ग में है, कितने छात्र हैं, ये सब चीज़ें सामान्य रूप से डाली जाती हैं। अब देखिए, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य ये प्लान के लिए ही है, सहायक सामग्री आपकी सहायता के लिए, पूर्व ज्ञान विशिष्ट सामग्री। यहाँ देखिए पहला पद है प्रस्तावना, उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना और उद्देश्य कथन ये पहला पद हुआ, प्रस्तावना और उद्देश्य कथन ये पहला पद हुआ, अर्थात पहला और दूसरा। प्रस्तुतिकरण आपका कौन सा पद हो जाएगा, ये आपका दूसरा पद होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा पद है, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण तीसरा पद है ना। और फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद आप पाठ का विकास करेंगे। पाठ का विकास जब करते हैं तो वहाँ पर आप चीज़ों को स्पष्ट करते हुए चलते हैं। प्रस्तुतिकरण तो आपने कर दिया, ये आप इसको समझ सकते हैं कि ये एसिमिलेशन आप कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जब यहाँ आप शब्दार्थ बताते हैं तो वहाँ पर आप उसको उसके अंदर एकोमोडेशन कराते हैं, है ना। उसके अंदर जो परिवर्तन किए जा रहे हैं वो। अब ये जो सौंदर्यानुभूत्यात्मक प्रश्न है ये भी एक तरह से आपका एडेप्टेशन ही है ना। और अंतिम जो पद होते हैं सस्वर वाचन और गृह कार्य। सस्वर वाचन के बाद यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन प्रश्न होना चाहिए। मूल्यांकन जो किया जाता है वो आपका व्यवस्था होगा, है ना, जिसे आप सामान्यीकरण बोलते हैं। उसके बाद गृह कार्य जो हो जाएगा वो आपका विधि हो जाएगा। तो इस प्रकार से गृह कार्य आपका क्षम्यताम, यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन ये होगा। उसके बाद पुनर्मूल्यांकन जो आप करते हैं, फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा, जो आप पुनर्मूल्यांकन करेंगे वो आपका विधि होगा, ठीक। पुनर्मूल्यांकन आपका विधि होगा। सामान्यीकरण वहाँ पर एक पद भी होता है, वही उसमें सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात जनरलाइजेशन किया जाता है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये हर्बर्टी उपागम समझ में आया होगा। हर्बर्टी के पंचपद की विधियां आपने समझा होगा तथा उस पर आधारित जो पद होते हैं तथा पाठ्य योजना कैसे तैयार की जाती है आप लोगों ने समझा होगा। पुनः रिवाइज कर लेते हैं जस्ट 1 मिनट में। जैसा कि सबसे शुरू में उन्होंने बताया था, स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि हर्बर्ट जी ने। उसके बाद जब उसमें परिवर्तन किया गया तो प्रस्तावना, विषयोपस्थापन पहले पद का और तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग इनका नाम बदल करके कर दिया गया। और एक चीज़ इसमें ध्यान देने लायक है कि जो शुरू के 4 सिद्धांत थे उन 4 सिद्धांतों के आधार पर जीलर, हर्बर्ट स्पेंसर और राइन ने इन्होंने जो है ये 5 पद दिए थे। ये मुख्य सिद्धांत है। और अंतिम जो मुख्य याद रखने वाली चीज़ है कि ये जो हर्बर्ट जो गुरु जी हैं, जो मूल जिन्होंने दिया था, इनका पूरा नाम है JF हर्बर्ट, और ये हैं ये गुरु जी। और वहाँ पर जो हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो शिष्य हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर और JF हर्बर्ट के बीच आप अंतर करना मत भूलिएगा। कभी कभी यहाँ पर प्रश्न भी आते हैं कि हर्बर्ट जी का पूरा नाम क्या है, तो JF हर्बर्ट है। अगर शिष्य का नाम पूछता है तो हर्बर्ट स्पेंसर है। इस प्रकार से ये वीडियो आप लोगों के लिए अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आनंद ले सकें। हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो है गद्य शिक्षण की विधियाँ। इसमें आप लोग जानेंगे कि गद्य शिक्षण की
क्या क्या विधियां होती हैं। इस प्रकार से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इस चैनल के साथ जुड़िए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, तथा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहें।